हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेवी पे। आज मैं बहुत सारी न्यूज़ लेकर आया हूँ। टोटल 7 न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और पहली न्यूज़ के बारे में बात करूँ तो ये जीएसटी के बारे में है। बहुत बड़ी खबर आई है जो इंडिया के हर घर को छुएगी। जीएसटी 2.0 लॉन्च चुका है और ये एक नया टैक्स रेवोल्यूशन है। लेकिन क्या है सच में गेम चेंजर है या नया झंझट? चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 से इंडिया के सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म था, जिसने वैट, एक्साइज जैसे पुराने टैक्सेस को एकदम खत्म कर दिया था। लेकिन इसमें दिक्कत थी, 4 स्लैब्स 5%, 12%, 18% एंड 28%, और बहुत सारे रूल्स जो थे वो कॉम्प्लेक्स थे। अब जीएसटी 2.0 ने इसमें सिंपल कर दिया है। सिर्फ 2 मेन स्लैब हैं, 5% एंड 18%। एक्चुअली 3 स्लैब कहेंगे, क्योंकि लग्जरी आइटम जैसे हाई एंड कार, टोबैको या फिर ऐसी डेंजरस चीज़ें जो हम कंज्यूम करते हैं उस पर 40% स्लैब लगाया जाएगा, मतलब उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में 3 सितंबर 2025 को फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया कि 22 सितंबर से नए रेट्स लागू होंगे। डेली यूजेस आइटम्स जैसे पनीर, रोटी, नमकीन, टूथपेस्ट अब 0% या 5% पे छोटी कार्स, बाइक्स 300 सीसी तक आपको मिल जाएगी। और एसी, टीवी जैसे गुड्स पे जीएसटी पहले 28% था, वहाँ पे अब 80% होने वाला है। हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी 0 हो गया है, जो पहले 18% था। ये सब मिडिल क्लास और एमएसएमईज के लिए बड़ी रिलीफ है। जीएसटी 1.0 में कॉम्प्लेक्सिटी है और टैक्स इन्वेशन भी है। इससे बिजनेस और कंज्यूमर्स दोनों परेशान थे। जीएसटी 2.0 से टैक्स चोरी कम होगी, कंजप्शंस बढ़ेगा और इकोनॉमी को 0.5 to 0.7% जीडीपी का बूस्ट मिलेगा, ऐसा अनुमान है। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए भी है। लेकिन दोस्तों, कुछ स्टेट्स जैसे पंजाब इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें रेवेन्यू लॉस का डर है। और लग्जरी गुड्स पे 40% टैक्स से अमीर लोग थोड़ा शिकायत भी कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है ये रिफॉर्म इंडिया के लिए कितना इफेक्टिव होगा? मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बोलूँ, यहाँ पे जो भी प्राइसेस कम होंगे, अगर कंपनीज जैसे मान लीजिए एक पार्ले जी बिस्किट है या कोई टॉफ़ी है या कोई सोप है, अगर गवर्नमेंट ने उस पर जीएसटी कम करके उसका रेट कम करी है, मान लीजिए एक कोई प्रोडक्ट है जो 100 रुपये की थी और 28% जीएसटी लगता था उस पर, तो वो 128 की हो गई। अब उसका 18% कर दिया 28 का, तो वो 118 की होनी चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि कंपनियां अपना पुराना रेट लगाने के चक्कर में 10 रुपीज़ अपने से कॉस्टिंग चार्ज बढ़ा दें। तो अगर ऐसा हुआ तो जो नॉर्मल ग्राहक हैं, जो नॉर्मल कस्टमर्स हैं, उनको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे भी थोड़ा सा देखना होगा। सेकेंड न्यूज़ की बात करें, नेपाल ने फेसबुक, यूट्यूब, एक्स और इंस्टाग्राम और 23 ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सभी ज़्यादातर ऐप्स जो हैं वो अमेरिका की है। ये गेम चेंजर है, स्पेशली इंडिया के लिए। चलिए डिटेल में थोड़ा देखते हैं। 4 सितंबर 2025 को केपी शर्मा ओली गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने नोटिस दिया कि जो प्लेटफॉर्म्स नेपाल में रजिस्टर्ड नहीं हुए उनको ब्लॉक कर दो। सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट रूलिंग के अकॉर्डिंग सबको रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी है, डोमेस्टिक हो या फॉरेन। टिकटॉक और वाइवर्स ने रजिस्टर्ड किया, लेकिन फेसबुक, यूट्यूब, एक्स जैसे बिग नेम्स ने नहीं किया। वजह, गवर्नमेंट की कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट है, हैवी ओवरसाइट और कंट्रोल जो कंपनीज को इंस्ट्रक्टिव लगता है। अब क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि ये बैन रेगुलेशन से ज़्यादा डिसेंट को साइलेंस करने का है, मतलब कि लोगों को साइलेंस करने का है। उज्ज्वल आचार्य जैसे एक्सपर्ट्स कहते हैं ये नेपाल की डेमोक्रेटिक्स इमेज को नुकसान पहुंचाएगा। पहले भी नवंबर 2023 में टिकटॉक बैन हुआ था, जो बाद में लिफ्ट हुआ 2024 में। इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? नेपाल हमारा क्लोजेस्ट नेबर है, ओपन बॉर्डर्स है, कल्चरल टाइज है। ये बैन इंफॉर्मेशन फ्लो को रोक सकता है। इंडियन टूरिस्ट, बिजनेस, इवन फैमिली कनेक्शंस अफेक्ट होंगे। प्लस ओली गवर्नमेंट को चाइना फ्रेंडली माना जा रहा है। चाइना नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन्वेस्ट कर रहा है और ये बैन से चाइनीज ऐप जैसे वीचैट को भी फायदा हो सकता है। क्या ये इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन को भी बढ़ा सकता है? आपको क्या लगता है दोस्तों, इंडिया को इंटरवीन करना चाहिए? वैसे तो नेपाल अदर कंट्री है, नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम
इंडिया को इससे हो सकती है। आगे अब क्या हो सकता है, प्रोटेस्ट बढ़ सकते हैं, इंटरनेशनल प्रेशर से बैन लिफ्ट हो सकता है, प्लेटफॉर्म्स रजिस्टर कर लें तो वापस आ जाएंगे, लेकिन नेपाल की इकोनॉमी को नुकसान थोड़ा सा होगा। टूरिज्म एड से रेवेन्यू गिर सकता है, इंडिया को डिप्लोमेसी बढ़ानी पड़ सकती है, वरना चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल पे और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जो इंडिया को आगे दिक्कत में डालेगा। तो दोस्तों कमेंट में बताओ क्या ये बैन सही है या गलत। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फन फैक्ट्स को और बेल आइकन को भी दबा लो। दोस्तों तीसरी न्यूज़ की बात करेंगे। यूएस सीनेट में तूफान आ गया। हेल्थ सेक्रेटरी RFK जूनियर ने बोल दिया यूएस वर्ल्ड सिकेस्ट कंट्री है। ये बात इंडिया के लिए गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि हमारा फार्मा सेक्टर यूएस पे डिपेंड करता है। चलो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों RFK जूनियर जो ट्रम्प के क्लोज हैं, सीनेट फाइनेंस कमेटी के सामने थे। डेमोक्रेट सीनेट रॉन वेंडेन ने शुरू में ही अटैक किया, उनको क्रैकपॉट्स एलिवेट्स करने का एक्सक्यूज लगाया। RKF ने काउंटर किया। KDC ने कोविड में मिसलेबी फेल किया, इसलिए न्यू लीडरशिप चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा यूएस में क्रोनिक डिजीज सबसे ज़्यादा है। ओबिसिटी मतलब मोटापा, डायबिटीज़, कैंसर, ये सब बिग फार्मा और जंक फूड कंपनी की वजह से ही है। लास्ट वीक CDC डायरेक्टर सुसान मोनरे को डिसमिस किया गया था और दूसरे लीडर्स भी अंडर फायर हैं। RFK ने वैकेंसी पॉलिसी पे प्रॉमिस किया कि वो सेफ बनाएंगे, लेकिन क्रिटिक्स बोल रहे हैं ये एंटी वैक्स एजेंडा है। सीनेट में एक पॉइंट पे वाइडेंस से आर्गुमेंट हुआ। RK बोला आई विल पुट माई मेल बैग अगेंस्ट योर मेल बैग एनी डे, मतलब पब्लिक सपोर्ट उनके पास ज़्यादा है, उसने इनडायरेक्टली ये कहा। अब इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। यूएस इंडिया का बड़ा वैक्सीन और फार्मा मार्केट है। अगर RKF चेंजेस लाएगा, जैसे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन या लोकल प्रोडक्ट पुश, तो हमारे एक्सपोर्ट्स पे असर पड़ सकता है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड जैसे वैक्सीन्स को फ्यूचर क्या होगा, प्लस यूएस हेल्थ वीक होने से उसकी ग्लोबल पावर कम हो सकती है। चाइना रशिया को भी फायदा हो सकता है, लेकिन इंडिया ब्रिक्स में स्ट्रांग बन सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, RFK के ये मूव इंडिया के लिए फायदेमंद है या नुकसान? तो दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे हो सकता है अगर RKF सक्सीड हुआ, यूएस हेल्थ रिफॉर्म से इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा ट्रेड टेंशन बढ़ेगी। इंडिया को अपना फार्मा डाइवर्सिटी करना पड़ सकता है, मे बी चाइना से दूर। फोर्थ न्यूज़ की बात करेंगे। नाटो चीफ है मार्क रूट ने बॉम्ब गिरा दिया है। बॉम्ब कैसा? रशिया को यूक्रेन में वेस्टर्न ट्रूप्स भेजने पर वीटो नहीं है, ऐसा बोला है। वाई आर वी इंटरेस्टिंग इन वॉट रशिया थिंग्स, मतलब हम क्यों इंटरेस्ट लें कि रशिया क्या सोच रहा है। यूक्रेन सोवर्जिनिटी कंट्री है, उनका डिसीजन है। ये बात इंडिया के लिए भी गेम चेंजर है। क्यों? सुनो थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ मैं। 4 सितंबर 2025 को प्रैग्यू में रूट ने कहा अगर यूक्रेन पीस डील के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस चाहता है तो वेस्टर्न पावर्स डिप्लॉय कर सकते हैं। फ्रांस और ब्रिटेन लीड कर रहे हैं, कोalition स्टॉक्स चल रही हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस की। रूट बोला पुतिन को इतना पावरफुल मत बनाओ, रशिया ये रेड लाइंस मानता है, लेकिन नाटो कहती है नो वीटो। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, रसिया हमारा बड़ा एलाई है। S-400 मिसाइल से लेकर ऑयल सप्लाई तक अगर नाटो ट्रूप्स गए यूक्रेन तो वॉर एक्सकेलेट हो सकता है। इंडिया को ब्रिक्स में बैलेंस करना पड़ेगा। चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन भी बढ़ सकता है, क्योंकि रसिया थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाए। यूएस में अगर ट्रम्प के यही हाल रहे तो नाटो सपोर्ट कम हो सकता है, जो इंडिया के फेवर में भी जा सकता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, इंडिया को रसिया के साइड रहना चाहिए या न्यूट्रल? अपना कमेंट जरूर बताइए। और थोड़ा सा फैक्ट बताओ, अब आगे क्या हो सकता है दोस्तों, अगर ट्रूस हुआ और ट्रूप्स डिप्लॉय हुए तो रसिया रिटेलिएट कर सकता है साइबर अटैक से। इंडिया को डिप्लोमेसी टाइट करनी पड़ेगी, रसिया से टाइस स्ट्रांग रखो, लेकिन वेस्ट से ट्रेड भी मत खराब करो। पाकिस्तान की धमकियां बढ़ सकती हैं अगर कोई ऐसे ग्लोबल फोकस शिफ्ट हुआ इधर से उधर, तो ये सब देखने मिल सकता है। तो दोस्तों फिफ्थ न्यूज़ की बात करूंगा। एक बड़ी खबर है जो इंडिया के फेडरल सिस्टम को भी हिला सकती है। ऑपोजिशन रूल स्टेट सुप्रीम कोर्ट में गवर्नर्स के खिलाफ लड़ रही है। क्या गवर्नर्स अब बिल को रोक नहीं पाएंगे? चलो डिटेल में थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश ने आर्ग्यू किया कि गवर्नर्स को स्टेट बिल्स पे फोर्थ बिल डिसाइड करना चाहिए, मतलब तुरंत ही बिल को पास कर देना चाहिए, पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। तमिलनाडु गवर्नर केस में 3 मंथ्स का डेडलाइन दिया गया था, लेकिन उनका कहना है कि वो भी बहुत ज़्यादा है। मतलब हम बिल को अगर पास होने के लिए गवर्नर के पास भेज रहे हैं तो वो तुरंत ही उस बिल पे साइन करे और ये हमें दे दे। गवर्नर जैसे ट्यूटर हेड्स उन्हें विम्स को रोक ना सके, ऐसा बोला है। बिल्स पे बैठना एक्चुअली एसेट डिनाई का डिस्क्यूज है, बिना लेजिस्लेचर्स को वापस भेजे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं
ये फेडरलिज्म की लड़ाई है। स्टेट चाहती है सेंटर के अपॉइंट किए गए गवर्नर्स उनके लॉ को ब्लॉक ना कर पाएँ, और अपोजिशन स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश में गवर्नर्स में बिल रोक रखे हैं, जैसे एजुकेशंस और लैंड रिफॉर्म्स के बिल्स हैं। तो आगे क्या है, अगर सुप्रीम कोर्ट इनके फेवर में डिसाइड करेगा तो गवर्नमेंट्स की पावर लिमिट हो जाएगी, स्टेट को ज़्यादा एटोनॉमी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर नहीं तो सेंटर स्टेट टेंशन बढ़ सकती है, मे बी पॉलिटिकली इन स्टेबिलिटी। इंडिया में गवर्नमेंट्स का क्या रोल है, ब्रिटिश टाइम से ये पोजीशन है, लेकिन अब ये सेंटर का टूल बन गई है अपोजिशन स्टेट्स को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी बहुत ही गलत आया है। उन्होंने गवर्नर के साथ साथ प्रेसिडेंट को भी एक टॉन्ट दिया है कि इन्हें बिल पास करना ही पड़ेगा, ये अपने पास ज़्यादा समय के लिए बिल नहीं रख सकते। तो देखिए, स्टेट के गवर्नर और प्रेसिडेंट में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। मैंने जहाँ तक पढ़ा है उस हिसाब से मेरे लिए प्रेसिडेंट सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर। तो जब प्रेसिडेंट सबसे ऊपर है तो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को किस बिहाफ में ऑर्डर को दे सकता है? आपको अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताइए। 6 न्यूज़ की बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में चुप्पी तोड़ दी है और रसिया यूक्रेन पीस टॉक का भी जिक्र किया है। लेकिन क्या ये सब इंडिया के लिए गेम चेंजर है? तो देखते हैं। ये दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने CBS न्यूज़ से कहा है, मुझे नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में कुछ नहीं बोलना है, बस मैं वॉर्स को रोकना चाहता हूँ। ये बात उन्होंने रसिया यूक्रेन पीस टॉक्स के कॉन्टेक्स्ट में कही, जहां वो यूरोपियन लीडर से बात करने वाले हैं। ट्रंप के टीम जैसे प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट और इन्वॉय स्टीव विटॉफ बोल रहे हैं कि ट्रंप्स ने 6-7 वॉर्स रोके, इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान टेंशन को भी कूल किया है। लेकिन एक न्यूज़ चैनल के वेरीफाई एनालिस्ट बोलते हैं ये पीस डील कितने सॉलिड है ये अनक्लियर है। पाकिस्तान ने भी ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया, पर इंडिया ने कहा हम अपने DGMO टॉक से सीज फायर किया है, यूएस का रोल कहीं भी नहीं था। इंडिया पाकिस्तान का इशू 75 साल पुराना है। कश्मीर की वजह से हर बार जब टेंशन बढ़ती है, वर्ल्ड के न्यूक्लियर पावर्स के चक्कर्स में सबकी सांस रुक जाती है। ट्रंप्स का क्लेम है उन्होंने मई में सीज फायर करवाया, लेकिन इंडिया का स्टैंड क्लियर है, ये बाइलेटरल मैटर है। आगे क्या, अगर ट्रंप ट्रेड टैरिफ्स करके प्रेशर डाल रहे हैं तो इंडिया के लिए भी आत्मनिर्भर भारत मिशन पे असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ट्रंप का नोबेल पीस प्राइज क्लेम सही है या ड्रामा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। इंडिया को यूएस के साथ ट्रेड डील के लिए क्या करना चाहिए ये भी आप बता सकते हैं कमेंट में। 7th एंड लास्ट न्यूज़, कल रात एक बड़ी खबर आई जो इंडिया के एनर्जी फ्यूचर को बदल सकती है। इंडियन एम्बेसडर विनय क्वात्रा ने यूएस लॉ मेकर के साथ क्या सीक्रेट बात की है और इससे इंडिया के एनर्जी गेम कैसे बदलेंगे, तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। इंडियन एम्बेसडर विनय मोहन क्वात्रा ने यूएस लॉ मेकर के साथ कल रात को बात की है। इंडिया के ग्रोइंग हाइड्रोकार्बन ट्रेड को हाईलाइट किया है। ये बात 4 सितंबर 2025 को इकोनॉमिक्स टाइम्स में पब्लिश हुई है। इंडिया अब यूएस से ज़्यादा ऑयल और गैस खरीद रहा है, जो एनर्जी सिक्योरिटीज़ के लिए बड़ा स्टेप है। क्वात्रा ने कांग्रेस वुमेन्स कैरोल मिलर और जॉर्जी मैक से मिलके एनर्जी ट्रेड और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पे भी चर्चा की है। इसमें एक ट्विस्ट भी है, यूएस ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगाया है क्योंकि इंडिया रसिया से भी ऑयल खरीद रहा है। क्वात्रा ने कहा इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटीज़ के लिए बेस्ट डील चाहता है। इससे यूएस इंडिया रिलेशंस में थोड़ी टेंशन चल रही है, लेकिन ट्रेड बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इंडिया यूएस ट्रेड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? यूएस इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और हाइड्रोकार्बन्स के साथ ये पार्टनरशिप और भी मजबूत हो जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है, इंडिया को रसिया से ऑयल लेना बंद कर देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। ये ट्रेड न सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटीज़ के लिए बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में इंडिया की पोजीशन को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो दोस्तों, ये था इंडिया यूएस ट्रेड का नया चैप्टर। आपको क्या लगता है, इंडिया का अगला स्टेप क्या होगा? कमेंट करके बताइए। जो भी मैंने 7 न्यूज़ आपको बताई है उसके बारे में जो भी आप राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं। लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।